मिडिल ईस्ट में अचानक से एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, जो देखते ही देखते एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए चलिए एक-एक करके सारे फैक्ट्स को देखते हैं। जरा सोचिए, आप एक लंबी ट्रिप से घर लौट रही हैं। आपकी फ्लाइट उड़ती है और कुछ ही घंटों में आपको पता चलता है कि जिस शहर को आप अभी-अभी छोड़कर आए हैं, वो अब एक वॉर जोन बन गया है। ये सब कुछ शुरू हुआ एक कैंसल्ड फ्लाइट के एहसास से, एक मामूली सी लगने वाली परेशानी जो असल में एक बहुत बड़े संकट का पहला इशारा थी। कुछ ही घंटों के अंदर तस्वीरें और वीडियोस आने शुरू हो गए। दुबई एयरपोर्ट से धुएं का गुबार उठ रहा था। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया जा रहा था और बुर्ज अल अरब जैसे मशहूर होटलों पर मिसाइलों का मलबा गिर रहा था। एक शहर जिसे दुनिया में सबसे सुरक्षित माना जाता है, वो अचानक हमले की जद में था। तो चलिए अब इस घटना की गहराइयों में चलते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं दुबई के उस खौफनाक मंजर से, जहां आम लोगों ने इस हमले के पहले झटके महसूस किए। जमीन पर जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। फेयरमॉन्ट पाम होटल, जो हमेशा टूरिस्ट से भरा रहता है, उसके पास धमाके होने लगे। सारी की सारी उड़ानें कैंसिल कर दी गई, जिससे हजारों यात्री और उनके परिवार एयरपोर्ट पर ही फंस कर रह गए। शहर पर मिसाइलों का मलबा गिर रहा था और हर तरफ दहशत का माहौल था। हालांकि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को तो रोक लिया, लेकिन जो मलबा गिरा उससे भी काफी नुकसान हुआ। दुबई में जो कुछ भी हो रहा था, वो तो बस एक बड़े तूफान की पहली लहर थी। अब देखते हैं कि इस संघर्ष का असली सेंटर कहाँ था और ये सब शुरू किसने किया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा मिलिट्री अटैक लॉन्च किया, जिसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कहा कि ये कोई एक दिन का हमला नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऑपरेशन है जो कई दिनों तक चलेगा और इसका एक ही मकसद है, ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से खत्म कर देना। तेहरान, इस्फहान और कोम जैसे बड़े शहरों पर बमबारी की गई। और फिर आई वो खबर जिसने सबको चौंका दिया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। उन पर यह हमला उनके अपने कॉम्प्लेक्स में हुआ। इस अटैक में उनके परिवार के कुछ लोग और कई टॉप मिलिट्री कमांडर्स भी मारे गए। अब यहाँ जो बात है ना, वो वाकई में बड़ी दिलचस्प है। ईरान के अंदर का रिएक्शन। एक तरफ तो ईरानी सरकारी टीवी ने खुद खामेनेई की मौत को कंफर्म किया और 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों पर माहौल बिल्कुल बंटा हुआ था। कुछ लोग जश्न मना रहे थे तो कुछ लोग मातम। ये ईरान के समाज में जो गहरी दरार है, उसे साफ साफ दिखाता है। अपने सुप्रीम लीडर की मौत पर ईरान चुप बैठने वाला नहीं था। उसने जवाबी कार्रवाई की और इस पलटवार ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को जैसे आग की लपटों में धकेल दिया। ईरान की जवाबी कार्रवाई का नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। उन्होंने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं, बल्कि यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत पर भी मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। उन्होंने मिडिल ईस्ट में मौजूद 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया और साथ ही सिविलियन इलाकों पर भी हमला किया। ईरान ने जानबूझकर सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाया। दुबई और बहरीन के 5 स्टार होटल से लेकर कुवैत और यूएई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स तक सब पर हमले हुए। इतना ही नहीं, कतर में अल उदीद एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी नेवी के बेस पर भी सीधे हमले हुए, जिसने इस लड़ाई को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग का भारत पर क्या असर पड़ रहा है और आखिर क्यों इसे भारत के लिए एक बुरे सपने जैसा माना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ये नंबर 1 करोड़। 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय जो खाड़ी के इन्हीं देशों में रहते हैं और काम करते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे अपने लोग हैं जो अब इस जंग के बीचों बीच फंस गए हैं। इंडियन एम्बेसी ने सभी भारतीयों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा भारत पर इसका बहुत गहरा इकोनॉमिक असर भी पड़ेगा। देखिए, भारत अपने कच्चे तेल का 50% से ज्यादा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंपोर्ट करता है। अगर ईरान ने ये रास्ता बंद कर दिया तो भारत की तेल सप्लाई ठप हो सकती है। इसका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी और रुपए पर भी जबरदस्त दबाव आएगा। और इन सब के बीच टाइमिंग का भी एक बड़ा एंगल है। ये हमला प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा खत्म होने के ठीक 2 दिन बाद हुआ। इस यात्रा की टाइमिंग को लेकर भारत में भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत की जो पारंपरिक न्यूट्रल पोजीशन रही है, उस पर कोई असर पड़ा है। तो हम इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे कैसे? क्या ये सब अचानक हो गया या इसके पीछे एक लंबी कहानी है?
चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और उन वजहों को समझते हैं जो इस युद्ध का कारण बनी। इस लड़ाई की जड़ें दिसंबर 2025 में हैं, जब ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ गई और वहां इतिहास के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। ईरानी सरकार ने बड़ी बेरहमी से इन प्रदर्शनों को कुचला, जिसमें करीब 30,000 लोग मारे गए। इसके जवाब में उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया, मदद आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हमले से ठीक एक दिन पहले ओमान के फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि एक शांति समझौता बस होने ही वाला है, और अगले ही दिन बम बरसने लगे। इस हमले का जो सबसे दिल दहला देने वाला पहलू है, वो है आम नागरिकों को हुआ नुकसान। ईरान के मिनाब शहर में दिन के वक्त एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर बम गिराया गया और उस वक्त वो स्कूल बच्चों से भरा हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक इस हमले में कम से कम 100 बच्चों की जान चली गई। ये नंबर इस जंग की सबसे बड़ी त्रासदी को दिखाता है, जहां सबसे मासूम जानें भी महफूज नहीं हैं। और इस भयानक घटना के बीच इजराइल के ऑफिशियल गवर्नमेंट अकाउंट से ये ट्वीट आता है, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ये बयान तब आया जब पहला हमला उनकी तरफ से किया गया था। ये इस पूरी स्थिति की आयरनी को और भी गहरा कर देता है। तो अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। इस युद्ध का अंजाम क्या होगा? क्या ये ईरान के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा, या ये एक और बड़ी तबाही की शुरुआत है? ये पूरी स्क्रिप्ट कहीं देखी देखी सी नहीं लगती। 2003 के इराक युद्ध की याद दिलाती है। तब भी तो लक्ष्य एक तानाशाह को हटाना था, वादा शांति और लोकतंत्र का था, और नतीजा हम सबके सामने है, दशकों तक चलने वाली अस्थिरता। अब ईरान के मामले में भी वही लक्ष्य हैं, वही वादे हैं, लेकिन अंजाम क्या होगा, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इतिहास हमें यही बताता है कि जब भी कोई बाहरी ताकत किसी देश में घुसकर सरकार बदलती है, तो चीजें अक्सर बेहतर होने की बजाय और बिगड़ जाती हैं। लीबिया में गद्दाफी को हटाने के बाद या इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद क्या हुआ? दोनों ही देश फेल स्टेट बन गए। आम लोगों के लिए हालात बद से बदतर हो गए और नए नए आतंकवादी संगठन पैदा हो गए। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या ये दखलंदाजी ईरान के लोगों के लिए वाकई आज़ादी का सवेरा लाएगी, या फिर ये मिडिल ईस्ट में एक और फेल्ड स्टेट को जन्म देगी जिसकी कीमत शायद पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।